जब टूटने लगे हौसले तो बस ये बात याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। कि जब टूटने लगे हौसले तो बस ये बात याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। और अंधेरे में भी ढूंढ लेना अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे, एकदम मस्त होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं, एकदम मस्त होंगे आप, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, अदरवाइज वो इंसान इस दुनिया में जबरदस्ती जिंदा है। ये बातें मैंने आपको बता रखी है। तो उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से वेलकम कर रहा हूं। पूरे उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं आपके साथ एक नई क्लास लेकर। रिवीजन की जो क्लास है जीएस की, उसी को आगे बढ़ाते हुए फिर से हाजिर हूं आपके साथ और जल्दी जल्दी बातें करेंगे। बहुत कम टाइम में कोशिश करता हूं मैं आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें आपको बता दूं, ठीक है। और आपको पता है कि हमारी यूट्यूब पर सीरीज चली हुई है जिसमें हम बिल्कुल पैरेलल बातें कर रहे हैं। एक तरफ हम स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से डिटेल में, एक तरफ हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से, और एक तरफ हम बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल ये क्लास रहने वाली है। जो तीसरी जो सीरीज है स्टैटिक वाली नहीं, आपकी फुल जीएस रिवीजन वाली, जिसमें हम पूरी जीएस का रिवीजन कर रहे हैं। यानी कि कोई क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से आ गया, कोई पॉलिटी से, कोई आपका ज्योग्राफी से, पता भी नहीं कहां से क्वेश्चन आ जाते हैं और कहां पे कहानी खत्म हो जाती है। कोशिश करता हूं ये जो क्लास आपकी है 10 से 15 मिनट तक की ही रखूं, 10 मिनट शो रखूं, लेकिन कहानी जुड़ती चली जाती है जीएस में, ठीक है। तो कल मैं आपके लिए एक टेस्ट मैंने डिस्कस किया था, उस टेस्ट से ही आज मैं आगे क्वेश्चन पूछता हूं। इस टेस्ट के बारे में ही बातें करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मैंने इसमें आपसे पूछा था कि गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो दक्षिण भारत से आके सीधी गंगा में मिलती है वो नदी थी जनाब सोन। ये क्वेश्चन हो गया था, सोन के बारे में मैंने बातें आपको बता दी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? श्रीनगर जो है आपका झेलम नदी के तट पर स्थित है, झेलम नदी के तट पे। और झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? वितस्ता। वितस्ता। और झेलम नदी कहां से निकलती है? जम्मू कश्मीर में एक झील है बैरीनाग, और बैरीनाग के समीप एक और छोटी सी झील है शेषनाग। शेषनाग झील से ओरिजिनेट होती है झेलम नदी, और झेलम नदी के तट पे ही क्या स्थित है? वुलर झील स्थित है। वुलर झील, वुलर झील स्थित है। और वुलर क्या है? वुलर पूरे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पूरे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है, ठीक है, वुलर। और वुलर कैसी झील का उदाहरण है? वो वुलर है ना गोखुर झील का उदाहरण है, गोखुर झील का उदाहरण है। क्या होती है सर ये गोखुर झील? गोखुर झील होती है, जब आपको टाइप्स ऑफ लेक्स पढ़ाऊंगा, झीलों के प्रकार पढ़ाऊंगा, तब बातें बताऊंगा बहुत अच्छे से, लेकिन सिर्फ अभी इतना ही जान लो, जब नदी है ना मिएंडरिंग करती है, ऐसे विसर्प करती है, यानी कि झूम झूम के चलती है, जैसे ऐसे चलती है नदी, ऐसे तू नागिन नागिन में सपेरा, ऐसे जब चलती है नदी तो भाई साहब कुछ स्थान ऐसे छोड़ती चली जाती है ऐसे। और ये जो भाग है, ये जो आकार है, ये गाय के खुर जैसा है, इसीलिए वुलर झील गोखुर झील का उदाहरण है। ऑक्सबाउ लेक बोलते हैं क्योंकि झेलम नदी का पानी इसमें एंट्री करता है। क्लियर है कहानी? इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। उसके बाद तो श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, और श्रीनगर कैसी राजधानी है? श्रीनगर है ना समर कैपिटल है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है जम्मू कश्मीर की। और जम्मू कश्मीर की विंटर कैपिटल आपकी जम्मू। याद करवाया था मैंने आपको, जैसे जम्मू और जैसे जाडे। भाई साहब सर्दियों को देसी भाषा में जाडे बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, तो जैसे जम्मू और जैसे जाडे याद रख लेना। और ऐसे श्रीनगर और ऐसे समर, यानी कि श्रीनगर समर कैपिटल है और जम्मू जाडो की कैपिटल है, और जाडो को बोलते हैं विंटर, तो विंटर कैपिटल हो गई आपकी जम्मू। इतनी सी बातें याद रख लेना। क्लियर है कहानी? तो ये वुलर झील से आप कहानी याद रखेंगे। और झेलम नदी एकमात्र ऐसी नदी है, झेलम, जो भारत पाक सीमा पर बहती है, भारत पाक सीमा पर बहती है बहती है। हालांकि भारत पाकिस्तान सीमा पर बहती है आपकी सतलुज भी है, लेकिन सतलुज बहुत कम दूरी तय करती है, ज्यादा जो दूरी तय करती है वो झेलम तय करती है। तो अगर आपके पेपर में आंसर आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि भारत पाक और सीमा पर, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बहने वाली नदी, और ऑप्शन में झेलम और सतलुज दोनों रहे, तो आप झेलम पर लगा के आओगे। क्लियर है कहानी? चलो उसके बाद आगे की कहानी कुछ ऐसी है। झेलम नदी है ना किस में जाके मिलती है? वैसे तो ये सारी सहायक किसकी है? सिंधु की, लेकिन ये चेनाब में जाके मिलती है, चेनाब के
राइट बैंक पे जाके मिलती है, राइट बैंक पे जाके मिलती है, राइट बैंक पर जाकर मिलती है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। क्लियर है कहानी? तो ये आपकी जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर जो है झेलम नदी के तट पर स्थित है। इतनी सी बातें आपने याद रखनी है, जम्मू कश्मीर से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका जनाब, अगला क्वेश्चन है भारत का ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बना है, यानी कि ये बन रहा है अभी। भारत का नहीं, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है ये। यहां पर लिखता हूं मैं, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। सबसे ऊंचा क्या है? रेलवे ब्रिज। रेलवे ब्रिज ये कहां पर बन रहा है? ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में बन रहा है, रियासी नाम का क्षेत्र है। रियासी ना डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जम्मू कश्मीर में, वहां पर बन रहा है। और किस नदी पर बन रहा है? ये चेनाब नदी पर बन रहा है, चेनाब नदी पर। 2025-26 में बनके तैयार होगा, अब ये बन रहा है। ठीक है बातें? तो किस नदी पर बन रहा है? चेनाब पर, जम्मू कश्मीर में। चेनाब से बातें कर ले। चेनाब का पुराना नाम है अस्किनी, अस्किनी चेनाब का पुराना नाम है। ये इसको बोलते हैं इस्कमती, इस्कमती। और चेनाब ना दो धाराओं से मिलकर बनी है, चंद्रा और भागा, चंद्रा और भागा, इन दो धाराओं से मिलकर बनी है, इसीलिए चेनाब को बोलते हैं चंद्रभागा। चंद्रभागा के नाम से भी जानी जाती है चेनाब नदी। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और कहानी क्या याद रखेंगे चेनाब से? चेनाब आती कहां से? चेनाब नदी आती है आपकी हिमाचल प्रदेश से। चेनाब नदी आती है आपकी हिमाचल प्रदेश से। और हिमाचल प्रदेश के बारे में जिस भी राज्य की बातें आती हैं उसके साथ में मैं उसका सन आपको लिखवा देता हूं, आप लिख लेना 1971। 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया था। हालांकि हिमाचल प्रदेश को सबसे पहले 1966 में, 1966 में जब हरियाणा बनाया था तो इसको यूटी बनाया था, हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। लेकिन फिर बाद में 5 साल बाद 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर बारालाचा दर्रा है, बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रे से ओरिजिनेट होती है आपकी चेनाब। अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति जिला पड़ता है कहां पर? हिमाचल प्रदेश के अंदर। इतनी सी बातें याद रखेंगे। 1971 वाली बातें याद रह जाएंगी, रह जाएंगी। ठीक है? 71 से तो भाई साहब बहुत सारी बातें आप याद रख सकते हो। 71 में क्या याद रख सकते हो? 1971 में हमारा युद्ध हुआ था। 1971 में हमारा युद्ध हुआ था किसके साथ? भारत का किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। ठीक है? हमारा युद्ध हुआ था जिसमें हमने पाकिस्तान के 1 लाख सैनिकों को क्या कर लिया था? सरेंडर, यहाँ पे उन्होंने सरेंडर कर लिया था, यहाँ पर उनको हमने बंदी बना लिया था एक प्रकार से। और उसके बाद 71 के बाद 1972 में हुआ था क्या? शिमला समझौता। क्या हुआ था? शिमला समझौता। इतनी सी बातें याद रख लेना। और क्या बातें याद रखोगे? और बातें आप याद रख लेना 1971 में ही हुई थी, 1971 में हुई थी आपकी रामसर संधि। रामसर संधि, ईरान का शहर है एक रामसर, ईरान का शहर है एक रामसर। ठीक है? जो वेटलैंड को बचाने के लिए ये संधि की गई थी, पीटलैंड को बचाने के लिए। अच्छा, 1971 से एक बात और याद रख लेना, 1971 में सबसे पहले भारतीय महिला को भारत रत्न मिला था। माननीय हमारी महिला प्रधानमंत्री रही हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी को, इंदिरा गांधी जी ने 1971 में क्या लिया था? भारत रत्न को प्राप्त किया था। और भारत रत्न क्या है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसकी स्थापना की गई थी 2 जनवरी 1954 को। 2 जनवरी 1954 को स्थापना कर दी गई थी किसकी? आपकी भारत रत्न की स्थापना कर दी गई थी, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो स्टार्टिंग में 3 लोगों को मिला था। अगर मैं आपको बातें बता दूं इसकी भी, जो स्टार्टिंग में 3 लोगों को मिला था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को मिला था। और फिर अगले व्यक्ति थे इसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको मिला था, जो इस भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं और दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं। और तीसरे व्यक्ति थे इसमें सीवी रमन, सीवी रमन। सीवी रमन कौन थे? 1930 में ना सीवी रमन ने फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था, नोबेल पुरस्कार जीता था। इन्होंने है ना सिद्धांत दिया था किसका? स्कैटरिंग ऑफ लाइट का सिद्धांत इन्होंने दिया था। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और तो 1971 की कहानी है ये सारी। 1971 में ही यहां से कहानी शुरू हुई थी हिमाचल प्रदेश राज्य का। देखो, जो बातें मैं बताता हूं ये रिलेट कर लिया करो आप। जो मैं सन बताता हूं, एक सन से बहुत सारी चीजें आपको याद आ जाएंगी। 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। 71 में इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न मिला है और पहली महिला रही हैं भारत रत्न को प्राप्त करने वाली। और 71 में ही हमारा युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ। लगभग 1 लाख सैनिकों को हमने यहाँ बंदी बना लिया था। और 71 के बाद अगले ही साल 72 में हुआ है शिमला समझौता।
और 71 में ही एक बात याद रखेंगे, रामसर दी हुई है, रामसर दी हुई है। और 71 से एक बात और भी याद रख सकते हो आप, बायोस्फीयर रिजर्व को बनाने के लिए यूनेस्को ने शुरू किया था एक प्रोग्राम जिसका नाम था मैब प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। जब आपको बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ाऊंगा तो बातें बहुत अच्छे से करेंगे इसके बारे में। तो ये बातें हैं आपकी। भारत रत्न से भी बहुत सारी बातें इसमें आ गई हैं। अगर आपसे पूछ ले कि भारत रत्न को प्राप्त करने वाले सबसे युवा तो आपके सचिन तेंदुलकर हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, सचिन तेंदुलकर। मात्र 40 साल की उम्र में इन्हें ये मिला है, मात्र 40 साल। और एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्हें मिला है, वरना स्पोर्ट्स में आज तक किसी को नहीं मिला है भारत रत्न, स्पोर्ट्स में आज तक किसी को भी नहीं मिला है। क्लियर है कहानी। और कब मिला है इन्होंने, 2014 में मिला है, 2014 में मिला है। और 2013 में इन्होंने क्या की थी, संन्यास की घोषणा की थी, संन्यास लिया था इन्होंने। और 2012 से 2018 से सचिन तेंदुलकर सांसद रहे हैं। और सांसद भी कैसे रहे हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं। कौन सी पार्टी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से। तो सबसे युवा रहे हैं और एकमात्र खिलाड़ी रहे हैं भारत रत्न को प्राप्त करने वाले। समझ में आ रही है बातें, सुन रहा है ना तू, अरे पढ़ा रहा हूं मैं, सुन रहा है ना तू। जल्दी से बताया करो कमेंट करके मेरे प्यारे प्यारे पैरट्स, आपको बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। इसीलिए आपसे कहता हूं ये जो क्लास रहती है ना, ये तो बिल्कुल रामबाण है आपके लिए। जिन बच्चों ने जीएस एक बार मोटी मोटी कवर कर लिया ना, उनके लिए तो बहुत ज्यादा लाभदायक है ये क्लास। ठीक है, ये क्लास आपके पास आती रहेंगी, साथ में जो सिलेबस चला हुआ है उसकी भी क्लास आती रहेंगी। आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना। ठीक है, आप चिंता मत करो किसी भी बात की, आपके पास क्लास आती रहेंगी, बस आप मेरे साथ बने रहो। ठीक है, रोजाना की क्लास रोजाना नोट डाउन कर लिया करो, इसको भले ही देख लिया करो, लेकिन जो आपकी सीरीज में आती है उनको नोट डाउन कर लिया करो, उनके बहुत अच्छे से नोट्स बना लिया करो। कमेंट करके बताओ मेरे को, सीरीज से कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है। जो सीरीज चली हुई है यूट्यूब पर, प्लेलिस्ट जाके देखोगे आप, एक स्टैटिक जीके की और एक इंडियन ज्योग्राफी की, उससे कौन कौन पढ़ रहा है। और एक कमेंट करके ये भी बताओ कि कहां से आप वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, ये भी बताना है कमेंट करके, ये आपके क्वेश्चन रहेंगे आज। चलो, उसके बाद अगर आपसे पूछ ले सबसे उम्र दराज किसे हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है, तो वो है धोंडो केशव कर्वे, धोंडो केशव कर्वे, या आप इन्हें महर्षि कर्वे भी बोल सकते। पुणे के अंदर एक कॉलेज था फर्गुसन कॉलेज, उसमें क्या था, ये मैथ्स के प्रोफेसर रहे हैं, मैथ्स के प्रोफेसर रहे हैं, उन्हें मिला है। उन्हें ना इनके 100वें जन्मदिन पे मिला है, जन्मदिन पर मिला है। लगभग 1958 के आसपास इन्हें ये मिला है, 1958 में या 57 में ऐसा मिला है इन्हें, 58 के आसपास मिला है, धोंडो केशव कर्वे। और अगर आपसे पूछ ले कि आज तक भारत रत्न कितने महान शख्सियत, कितने महान व्यक्तित्व वाले चेहरों को मिला है, तो भाई साहब कुल लो, भारत रत्न के बारे में बातें हो गई आज, तो कुल 53 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है आज तक। यानी कि 1954 से लेकर और 2024 तक, 1954 से लेकर 2024 तक कुल 53 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, जिनमें से महज 5 महिलाएं हैं, जिनमें से महज 5 महिलाएं हैं, और बाकी इसमें से माइनस करोगे आप 48 क्या हैं, पुरुष हैं। यानी कि महिलाओं को इस फील्ड में कहीं ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। समझ में आई ये बातें। हालांकि हमारी सरकार ने कह रखा है कि अब तो मरणोपरांत भी मिलेगा, तो बहुत अच्छे काम करो, मेहनत करो, आपको भारत रत्न जरूर मिलेगा। और भाई साहब अच्छे काम करके जाओ तो मरणोपरांत भी मिलेगा। ठीक है, मिलेगा जरूर आपको, मेहनत करो। और ये 5 महिलाएं महज गिनी चुनी है, जिसमें एक आपकी इंदिरा गांधी हैं, और फिर आपकी मदर टेरेसा। देखो मदर टेरेसा ने तो नोबेल को भी जीता है, 1979 में नोबेल भी जीता है मदर टेरेसा, जिन्हें है ना मदर ऑफ चैरिटी भी कहा गया है, मदर टेरेसा को। ठीक है, ये आपकी स्कोपजे के अंदर इसका जन्म हुआ था, अल्बानिया के अंदर एक शहर है स्कोपजे मैसेडोनिया में, वहां पर इनका जन्म हुआ है। 1929 में भारत आ गई थी, भारत के लिए जी, भारत के लिए मरी, बहुत सारे काम किए, एड्स के रोगियों पर कार्य किया इन्होंने, और बहुत सारे टीबी के रोगियों पर कार्य किया, बहुत सारी डिस्पेंसरी चलवाई, वेस्ट बंगाल में बहुत सारे कार्य इन्होंने किए। तो मदर टेरेसा को मिला है, MS सुब्बालक्ष्मी को मिला है, MS सुब्बालक्ष्मी। संगीत के क्षेत्र में सबसे पहले भारत रत्न अगर किसी को मिला है, MS सुब्बालक्ष्मी को मिला है। और उसके बाद मिला है लता मंगेशकर को मिला है। ठीक है, बहुत फेमस चेहरा, नाम सुना होगा आपने, लता मंगेशकर। 4 हो गई हैं, और एक है भाई साहब
अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली, ठीक है। वो ग्वालियर टैंक, वो मैदान पूना के अंदर महाराष्ट्र में, और जब भारत छोड़ो आंदोलन था तो सबसे आगे झंडा लेके चल रही थी अरुणा आसफ अली। इन्हें मिला है, इन्हें मिला है मरणोपरांत, इन्हें मिला है मरणोपरांत, और बाकी सभी महिलाओं को मिला है जीते जी। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और उसके बाद अगर आपसे पूछ ले, भारत रत्न से ही बातें पूछ ले, तो सबसे पहले मरणोपरांत किन्हें मिला है, सबसे पहले मरणोपरांत किन्हें मिला है, तो वो मिला है लाल बहादुर शास्त्री को, लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला है, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी को ये मिला कब है, 1966 में, 1966 में मिला है। देखो शास्त्री जी से आप बातें याद रख सकते हो, शास्त्री जी है ना सबसे पहले भारतीय रही हैं मरणोपरांत इसको प्राप्त करने वाले। इतनी सी बातें। अगर मैं आपको थोड़ी सी कहानी आपको बताऊं, मैंने बताया है शास्त्री जी की मृत्यु का आज भी रहस्य रह गया है। ताशकंद समझौते में इनकी मृत्यु हुई थी और 1966 में ये हुआ है ताशकंद समझौता, और वहां से इनकी डेड बॉडी हमें थमा दी गई शास्त्री जी की। तो सबसे पहले इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। और इस भारत के प्रधानमंत्री बने थे 1964 में, 2 साल करीब रहे, लेकिन नहीं यहाँ पर रह पाए, कुछ कारण हुए बहुत सारे। बहुत अच्छे काम करके जाते, अगर यहाँ पर रहते तो बड़ी अच्छी क्वालिटी इनके अंदर थी। हमेशा इनको ना मैन ऑफ पीस कहा जाता था, शांति दूत। हमेशा है ना शांति में विश्वास रखते थे। ये कहते थे कि कोई भी झगड़ा है आराम से शांतिपूर्वक बैठ के भी सुलझाया जा सकता है। इन्होंने ही नारा दिया था जय जवान का, जय जवान का और जय किसान का। इन्होंने ही बातें कही थी कि इस देश के अंदर या तो जो जय होगी वो जवानों की होगी या वो जय होगी किसानों की होगी। इतनी सी बातें इन्होंने कही है। जन्म अगर आपसे इनका पूछ ले तो 2 अक्टूबर 1904 को इनका जन्म हुआ है। 2 अक्टूबर 1904 को शास्त्री जी का जन्म हुआ है, ठीक है। यानी कि गांधी जी की जिस दिन जयंती होती है उस दिन इनकी भी जयंती होती है, उस दिन इनकी भी जयंती होती है। और गांधी जी के जन्म की अगर मैं बातें करूं तो 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ है। यानी कि लगभग गांधी जी से 35 वर्ष छोटे थे। कौन? आपके शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। 35 वर्ष छोटे थे इनसे, ठीक है। और 1904 से बातें और क्या याद रख सकते हो? 1904 से बातें याद रख सकते हो जनाब, 1904 में ही जन्म हुआ है किनका? 1904 में ही जन्म हुआ है किनका? मेजर ध्यानचंद का, मेजर ध्यानचंद का, मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ, जो कहे जाते हैं क्या? हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। और जादूगर कहो या बेटे कहो, और बेटे से याद रखेंगे आप बेटन कप, इसीलिए हॉकी में दिया जाता है क्या? बेटन कप दिया जाता है हॉकी में। और मेजर ध्यानचंद ने तो भाई साहब कमाल कर दिया, क्या 3 ओलंपिक दिलाए भारत को। दुनिया की ना सबसे बड़ी स्पोर्ट्स प्रतियोगिता है ओलंपिक, और 3 ओलंपिक दिलाए मेजर ध्यानचंद ने। एक 1928 वाला दिलाया है, 1932 वाला दिलाया है, और 1936 वाला दिलाया है। ओलंपिक पढ़ाया मैंने आपको बहुत अच्छे से, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे, बहुत अच्छे से पूरा 100 साल का इतिहास बताया ओलंपिक का, एक एक खिलाड़ी के बारे में बातें बहुत अच्छे से बताई हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही ओलंपिक मेजर ध्यानचंद ने जिताए हैं। तो 1904 में ही मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मेजर ध्यानचंद ने जो ये ओलंपिक जिताए हैं, जिस देश में ये हो रहे थे ना, हमने उसी देश को पराजित किया है, उसी देश को हमने हराया। हालांकि हॉकी इंडिविजुअल गेम नहीं है, लेकिन इस पूरी टीम में आधा प्रदर्शन इनका रहता था, मेजर ध्यानचंद का रहता था। क्लियर है कहानी? तो 1928 का जहां हो रहा था उसी देश को हराया है। एम्स्टर्डम के अंदर हो रहा था, नीदरलैंड का शहर है एम्स्टर्डम, वहां पर हो रहा था। 1932 का लॉस एंजल्स में हो रहा था, अमेरिका का शहर है, उसी को हराया। 36 का जर्मनी के अंदर हो रहा था, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हो रहा था, उसी को हराया है। अरे जब जर्मनी को हराया तो उसी दौरान तो जर्मनी का चांसलर बना था आपका दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह हिटलर, 1933 में बना था। तो तब जब इन्होंने ये तीनों ही ओलंपिक जिताए, तब मेजर ध्यानचंद को ना प्रपोज किया था, किसने? यानी कि ऑफर दिया था मेजर ध्यानचंद को हिटलर ने, कि आपको आपके देश ने आज तक दिया ही क्या है, आप मेरे देश की तरफ से खेलो, जर्मनी की तरफ से खेलो, आपको आज और अभी एयर फील्ड मार्शल बना दूंगा। तब मेजर ध्यानचंद ने कहा था कि मेरे देश की जिम्मेवारी नहीं है कि वो मेरे को आगे बढ़ाए, बजाय कि मेरी खुद की जिम्मेवारी है कि मैं अपने देश का नाम आगे बढ़ाऊं। तो इसीलिए मैं आपसे भी ये बात कहता हूं, 2 मिनट सुन लो मेरी बातें,
मैं आपसे भी कहता हूं, जब आप +2 पास कर जाते हो और आपके पास ऑप्शन खुल जाते हैं, समझ में आई है ना कहानी, आप प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो, आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हो, आप किसी बिजनेस में जा रहे हो, तो अब घर वालों की जिम्मेवारी नहीं है कि वो आपके लिए कुछ करें, उन्होंने बहुत कुछ कर दिया, 18-20 साल तक आपको पढ़ाया है, बजाय कि अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपने घर को बहुत आगे लेकर जाएं। जैसे इन्होंने कहा है मेजर ध्यानचंद ने कि मेरे देश की जिम्मेवारी नहीं है कि मेरे को आगे बढ़ाए, बजाय कि मेरे अंदर अगर काबिलियत है तो मेरी जिम्मेवारी है कि मैं अपने देश का नाम बहुत ऊपर लेकर जाऊं। तो बिल्कुल सेम कहानी आपके लिए भी मैं बता रहा हूं, खूब मेहनत किया करो, खूब पढ़ाई किया करो, आपकी जिम्मेवारी है अब कि आप अपने परिवार की स्थिति सुधारो। हर परिवार के अंदर एक बच्चा ऐसा होता है जो उस गरीबी की रेखा को पार कर जाता है और पूरे परिवार की स्थिति बदल देता है। तो क्यों ना आप ही बनो वो। मैं आपसे ही बातें कर रहा हूं, सुन रहा है ना तू? हाँ, आपसे ही बातें कर रहा हूं। समझ में आई है कहानी? बताया करो मेरे को जल्दी कमेंट करके, और कहां से वीडियो देख रहे हैं और आप प्लेलिस्ट से पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, ये जरूर बताना है मेरे को। तो मेजर ध्यानचंद की तो ना बड़ी अनोखी कहानी रही है, बड़ी मोटिवेशनल कहानी रही है मेजर ध्यानचंद के बारे में, आप पढ़कर देखना, ठीक है, यूट्यूब पे। हालांकि जब मैंने ओलंपिक पढ़ाया था तो मैंने भी बातें इनके बारे में बहुत सारी बातें बताई थी। और मेजर ध्यानचंद से और बातें याद क्या रख सकते हो, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है, इनके नाम से स्टेडियम है, कहां पर? दिल्ली के अंदर। और इसी स्टेडियम में 1951 में हुए थे हमारे यहाँ पर एशियन गेम्स। और ये एशियन गेम्स है ना, पहले एशियन गेम्स थे, ठीक है, यानी कि सबसे पहले एशियन गेम्स की शुरुआत हमारे भारत से हुई थी, नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेले गए। और 51 में हुए हैं तो हमारे मेडल भी कितने आए हैं? 51 ही आए। इतनी सी बातें याद रखेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछ ले मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहाँ है, हॉकी स्टेडियम तो आपका उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है लखनऊ में। इतनी सी बातें याद रख लोगे ना। और कल भी मैंने बातें बताई थी, शायद कल की क्लास में, कि लखनऊ किस नदी के तट पे था? लखनऊ गोमती नदी के तट पे था। और गोमती किसकी सहायक थी? गंगा की सहायक थी। और गोमती नदी के तट पे एक शहर और था, जौनपुर। और जौनपुर को ही कहा गया था सिराज ए हिंद कहा गया था, सिराज ए हिंद कहा गया था। क्यों? क्योंकि सिराज कहाँ का शहर था? आपका ईरान का, जहां पर मुस्लिम शिक्षा दी जाती थी। और सेम कहानी हमारे भारत में थी, सिराज के अंदर बहुत अच्छे मुस्लिम शिक्षा के केंद्र थे, तो इसको पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था। इतनी सी बातें याद रखनी है। तो देखो यहां से कहानी चली थी। ये 1904 में जन्म हुआ था शास्त्री जी का, और 4 में ही जन्म हुआ है मेजर ध्यानचंद का, 4 में ही जन्म हुआ है मेजर ध्यानचंद का। तो ये मेजर ध्यानचंद से कुछ एक बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। और 4 के बाद 2-4 बातें और अगर आपको मैं बता दूं, तो 1904 में तो इनका जन्म हुआ है, और 1905 में जन्म हुआ जनाब रेलवे बोर्ड का, जन्म नहीं गठन, रेलवे बोर्ड का गठन हुआ है। समझ में आई ये बातें? तो रेलवे बोर्ड का गठन हुआ है 1905 में, और इसके अगले ही साल 1906 में स्थापना कर दी गई है। ये है ना व्याकरण का फर्क है, कब गठन शब्द आएगा, कब स्थापना शब्द आएगा, कब जन्म शब्द आएगा। अगर कोई आगे पीछे हो जाता है तो मैनेज कर लिया करो, समझो थोड़ी सी भावनाओं को, समझ रहे हो या नहीं? क्योंकि मैं आपको व्याकरण नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको जीएस पढ़ा रहा हूं। समझ में आई है कहानी? कभी आपको सर आपने तो रेलवे बोर्ड का भी जन्म करवा दिया है, ठीक है, समझ में आई है कहानी? तो व्याकरण में बातें हम नहीं कर रहे हैं, हम जीएस में बातें कर रहे हैं। 1906 में स्थापना की गई किसकी? मुस्लिम लीग की, मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई थी, ठीक है। क्यों कर दी गई थी बातें बताऊंगा जब पॉलिटी के बारे में बातें करेंगे। अंग्रेजों ने जहर घोल दिया था हमारे यहाँ पर धर्म के नाम पे, हिंदू और मुस्लिमों में उन्होंने ही जहर घोल दिया था मुस्लिमों में, कि कल को जब यहाँ पर कार्यकारिणी बैठक बैठेगी या विधानसभा या संविधान सभा बनेगी तो उसमें आपका जो आधिपत्य है वो बिल्कुल कम रहेगा, इसीलिए आपको एक अलग संगठन की आवश्यकता है। तो 1906 में फिर गठन किया गया था आपका मुस्लिम लीग का। इतनी सी बातें आपने याद रखनी है, ठीक है। चलो मेरे ख्याल से आज की बातें यहीं तक रखते हैं। टाइम कितना हो गया है? काफी लंबी वीडियो हो चुकी है, 10 मिनट से तो बहुत, लगभग 20-22 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खूब मेहनत किया करो, खूब पढ़ाई किया करो। देखो इस जीवन के है ना 25 साल बहुत मेहनत करनी चाहिए, जीवन के 25 साल बहुत मेहनत करनी चाहिए स्टार्टिंग के। क्यों करनी चाहिए? ताकि आगे के जो 25 साल हैं वो बहुत अच्छे से बीते, बहुत अच्छा आपका जीवन बीते, आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। इसीलिए मैंने आपको बहुत बार बताया कि जब जेब में लाखों होते हैं ना तो लाखों देने वाले लाखों आ जाते हैं।
यानी कि जब आपके पास पैसे हैं तभी आपकी कोई मदद करेगा, अगर आपके पास कुछ नहीं है ना तो आपकी कोई मदद नहीं करेगा। क्लियर है कहानी? तो खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो। ये 4-5 साल का जो टाइम है ना, यानी कि जो 20 से 25, 26, 27 तक की उम्र है लास्ट, ये क्या है? ये वो टाइम है जब आप अपनी पूरी लाइफ अभी डिसाइड कर दोगे इन 4-5 सालों में कि आपका जीवन कैसा बीतने वाला है, अच्छा बीतने वाला है या एक एवरेज सा बीतने वाला है या एवरेज से भी नीचे बीतने वाला है, वो आपके ऊपर है। आप इस फिल्म के रियल हीरो हो। समझ में आई है ना कहानी? मैं हर बार आपको बताता हूं कि इस सफलता की रियल फिल्म के हीरो आप हो, लेकिन आपसे भी कहीं ज्यादा इंतजार है आपकी सफलता का घर वालों को। पिताजी को आपकी सफलता का बहुत ज्यादा इंतजार है, माताजी को आपकी सफलता का बहुत ज्यादा इंतजार है। तो उनको देख के ध्यान में रखो, मोटिवेशन हर एक बच्चे का उसके घर की परिस्थितियां होती हैं। समझ में आई है ना कहानी? आपके घर की जो परिस्थिति है वो बदलो। अभी बातें बताई थी कि हर परिवार में एक बच्चा ऐसा होता है जो उस घर की परिस्थिति को बदल देता है और बहुत आगे ले जाता है उस परिवार को। तो आज की बातें यहीं तक रखते हैं, मिलता हूं फिर आपसे अगली क्लास में। आप कहो तो एक शायरी सुना दी जाए। कल भी आपको एक शायरी सुनाई थी, आप ऑफलाइन में डिमांड करते हैं, ऑनलाइन में भी डिमांड करते हैं। आप कल भी बोल रहे थे कि हाँ सर सुनाओ, तो वाह वाह करिएगा, ठीक है? मेरे को ऐसी फील आनी चाहिए कि भाई साहब मैं आपको ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल आप मेरे सामने ही बैठे हैं, ठीक है? तो शायरी की डायरी से ही सुना दी जाती है। तो शायरी कुछ ऐसी है कि उसकी याद अब आती जा रही है, कि उसकी याद अब आती जा रही है और मोहब्बत दर्द उसकी देती जा रही है। और एक मैं हूं जो दीवारों से लगकर रो रहा हूं, एक मैं हूं जो दीवारों से लगकर रो रहा हूं, और एक वो है जो हंसती जा रही है। और दोबारा मोहब्बत हो गई है उससे, कि दोबारा मोहब्बत हो गई है उससे। नदी अब ये इश्क की उल्टी बहती जा रही है। और अब मार दे मुझको तू ए डायरेक्टर, और अब मार दे मुझको तू ए डायरेक्टर, क्योंकि फिल्म अब ये लंबी होती जा रही है, फिल्म अब ये लंबी होती जा रही है। तो चलिए फिर आज की बातें यहीं तक रखते हैं, मिलता हूं फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।